in broken images. This is the poem, the last one, 20th one. Broken means something that is scattered, shattered, smashed. इमेजेस कहते हैं, विजुअलाइजेशन हो सकती है, पिक्स हो सकती है, आइडिया हो सकता है, मोशन हो सकता है। रॉबर्ट वॉन फ्रैंक ग्रेव्स, जिसको आपकी टेक्स्ट में रॉबर्ट ग्रेव्स लिखा गया है, ये कौन है जी? ये एक राइटर है, एक नॉवलिस्ट है, क्रिटिक है, क्लासिसिस्ट है। इसका लाइफ स्पैन है जी 1895 से 1985 तक, और बाय नेशनलिटी ये ब्रिटिश पोइट है। Graves produced more than 140 works in his lifetime. अपने lifetime में 140 works जो है literary pieces उसने produce किए। During World War One, he was captain in British Army. इसके अलावा आर्मी के अंदर enrollment भी रही। ये जो poem है, ये किस हवाले से है? In this poem, in broken images, Robert Graves has given a philosophical view. रॉबर्ट ग्रेव्स ने इस पोइम के अंदर एक फिलोसॉफिकल आइडिया दिया है, लोगों की थिंकिंग के हवाले से, उनकी मेंटालिटी के हवाले से। जैसे आपके साथ मैंने कोटेशन एक शेयर की हुई है, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग आउट ऑफ एस्टैब्लिश्ड पैटर्न्स in order to look at things in a different way। कि इंसान की लाइफ के अंदर एक्चुअल जो सक्सेस होती है वो एज इट इज चीजों को क्रैम करने से, रट्टा लगाने से नहीं होती। जब तक कि आप अपनी हार्डवर्क के साथ, अपने इनोवेटिव आइडिया के साथ किसी चीज को मोल्ड नहीं करते, न्यू नहीं बनाते, अपडेट नहीं करते, तब तक एक्चुअल सक्सेस नहीं होती। लेकिन ये हैबिट हर इंसान में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, पोइट ने क्या इस्तेमाल किया है? ही डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ टू पर्संस। उसने दो मुख्तलिफ थिंकिंग रखने वाले अफराद के व्यू पॉइंट को इस पोइम में शेयर किया, जिनमें से वन इज क्विक, एक ऐसा पर्सन है जो कि क्विक है, शार्प है, इंटेलिजेंट है और ब्राइट माइंड का है, क्लियर कॉन्सेप्ट रखता है। जैसे कोई बात शुरू होती है उसका कॉन्सेप्ट फौरन क्लियर हो जाता है, उसे बात बहुत जल्दी आम बच्चों के कंपैरिजन में समझ आती है। एंड ट्रस्टिंग हिज नॉलेज, और वो हमेशा ट्रस्ट करता है, बिलीव करता है अपनी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई टॉपिक ऐसा बायो में, फिजिक्स में स्टार्ट किया और बच्चे को बैक में पता था, मैट्रिक लेवल पे या स्कूल लेवल पे ये आइडिया ऐसे थे, वो फौरी तौर पर एज्यूम करके कहेगा ओके ओके मुझे समझ आ गया, बाकी डिटेल सुनना ही नहीं चाहेगा। ये भूल जाएगा कि हर न्यू फेज, हर न्यू स्टेज पर आपकी जो स्टडी है वो डिफरेंट हो सकती है। उसका टॉपिक सेम हो सकता है मगर उसकी डिटेल्स डिफरेंट हो सकती है। तो इस तरह की जो थिंकिंग रखने वाला पर्सन होता है ना, वो उसने शो किया है कि उसकी लाइफ कैसे गुजरती है बाय द अदर। जबकि वो कहता है कि एक दूसरा पर्सन है जो कि स्लो है। स्लो किसमें? कि टीचर ने पढ़ाया, नहीं टीचर नहीं समझ आ गई, कुछ नहीं पता चल रहा, फिर दोबारा बताया, फिर दोबारा बताया, तीसरी दफा पूछा। वो स्लो है क्योंकि वो मिसट्रस्ट करता है, डाउटफुल रहता है हिज नॉलेज, अपने नॉलेज के हवाले से। उसे होता है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, पता नहीं ये ठीक है कि नहीं है, पता नहीं मुझे सही समझ आ गई कि नहीं आ गई। ये जो थिंकिंग है ना, ये रखने वाला पर्सन अपनी लाइफ में कैसा होता है, हमने इन दो पर्सन्स की लाइफ को इस पोएम में पढ़ना है। और मकसद क्या है इनको पढ़ने का? द पोइट वांट्स टू कन्वे, पोइट ये बात कन्वे करना चाहता है, ये मैसेज कन्वे करना चाहता है दैट अ पर्सन शुड बी इंक्विजिटिव अबाउट द इमेजेस ऑफ लाइफ वेदर दे आर ब्रोकन और क्लियर। आपका कॉन्सेप्ट चाहे बिल्कुल क्लियर है, चाहे आपके आइडियाज स्कैटर्ड, ब्रोकन, शैटर्ड है, आपको हमेशा इंक्विजिटिव होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए। किस चीज में? कि इन्वेस्टिगेट करें, एक्सपेरिमेंट करें, अपना हार्ड वर्क करें। कभी भी ये मत कहें कि जो मैट्रिक वाली चीज है वो एज इट इज आप फर्स्ट ईयर में अपने पेपर में लिखेंगे तो वो मार्क्स अच्छे दे देंगे, कभी भी नहीं ऐसा होगा। तो इसलिए हमेशा हार्ड वर्क करने की जो हैबिट है, ये डेवलप करने की जरूरत है इंसानों को।
और इसमें जरूरी नहीं कि एक जो डल स्टूडेंट है उसको करनी चाहिए, नॉट एट ऑल। जो ब्रिलियंट हार्ड वर्किंग बड़ा शार्प माइंड का बच्चा होता है उसको भी उतनी ही हार्ड वर्क की जरूरत होती है। ये नहीं कि एक दफा टीचर से लेक्चर सुनो, हाँ हाँ आगे समझ घर जाके मुझे नहीं जरूरत होती रिवाइज करने की, बस मेरी फ्रेंड को उनका माइंड नहीं है इतना तो इस वजह से वो करती है। नो, अपनी इंटेलिजेंस का आप बेनिफिट कब लेते हैं, जब आप हार्ड वर्क करते हैं। क्योंकि ये बात कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए that the deficiency of intelligence can be covered by hard work, but the deficiency of hard work cannot be covered by intelligence. Intelligence कभी भी हार्ड वर्क की डेफिशिएंसी को फुलफिल नहीं कर पाती, जबकि एक डल पर्सन जो है वो अपने हार्ड वर्क की वजह से एक इंटेलिजेंट पर्सन को compete करने की सलाहियत रखता है। इनफैक्ट द पोइट इज इनकरेजिंग द इंक्विजिटिव स्पिरिट ऑफ मैन। इनफैक्ट इस पोइम के जरिए वो हमें यंग जनरेशन के अंदर एक न्यू स्पिरिट, एक न्यू सोल, इंक्वायरी वाली, इन्वेस्टिगेशन वाली, चीजों को के चैलेंजेस को फेस करने वाली, वो डेवलप करने के लिए रीडर को इनकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। ये पोइम का बेसिक पर्पस है। अब देखते हैं कि पोइम के अंदर उसने इसको किस तरह से डिफाइन किया। In this poem, the poet has highlighted two kinds of person having different and quite opposite ways of thinking. उसने डिफरेंट थिंकिंग रखने वाले दो अपराध को यहाँ पर प्रेजेंट किए। द फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सन, जो फर्स्ट टाइप का पर्सन है ना, वो असल में आप लिखेंगे पेपर में पोइट्स फ्रेंड, वो पोइट का फ्रेंड है। सीज एवरीथिंग इन क्लियर इमेजेस। पोइट कहता है कि मेरा फ्रेंड ना बड़ा ही इंटेलिजेंट है, बड़ा क्लियर उसका माइंड होता है, हमेशा हर चीज से बड़ी जल्दी समझ आती है, क्लियर इमेजेस होते हैं उसके, वो कभी डाउटफुल नहीं होता। एंड ट्रस्ट देम विदाउट क्वेश्चनिंग। मगर एक उसका ड्रॉबैक है तो वो इंटेलिजेंट जो पोइट का फ्रेंड है, लेकिन वो ट्रस्ट करता है, बिलीव करता है, और वो कौन सा वाला, ब्लाइंड ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, विदाउट क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग मतलब इंक्वायरी। वो चीजों को इन्वेस्टिगेट नहीं करता, इंक्वायरी नहीं करता, उनको मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करता, बस अपने माइंड में सोच लेता है अगर ऐसा होगा ना तो ये रिजल्ट निकलेगा, एंड दैट्स ऑल। तो उसकी ये जो हैबिट है ना मेहनत ना करने वाली, सो ही कम्स अप विद फैक्ट्स, वो जल्द ही कम्स अप में अपीयर कर लेता है और एक्सेस हासिल करता है फैक्ट्स तक, क्योंकि फैक्ट्स को वो फाइंड आउट कर नहीं करता बल्कि इमेजिन कर लेता है। इमेजिन कर लेता है कि ये कंडीशन होगी तो यही रिजल्ट निकलेगा, और इसके बाद वो इंक्वायरी करके, एक्सपेरिमेंट करके वो गेट नहीं करता इंफॉर्मेशन कि क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ, और दैट लेटर प्रूव टू बी रॉन्ग। तो फिर पॉसिबिलिटी है ना, देखो फैक्ट्स का मतलब क्या है, रियलिटी ऑफ लाइफ। रियलिटी ऑफ लाइफ को आप फाइंड आउट करेंगे, इमेजिन क्यों करेंगे, इमेजिनरी थिंग्स तो कभी भी नहीं फैक्ट होते। तो फिर कभी अगर ऐसा हो जाए कि जो फैक्ट थी उसमें वो रॉन्ग प्रूव हो जाए, मतलब उसका आंसर जो है वो जो उसने सोचा था वैसा नहीं है, दस ऑल हिज एफर्ट गो वेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि उसकी तमाम इंटेलिजेंस, एफर्ट तो उसने नहीं इतनी की, मगर उसकी इंटेलिजेंस और वो जो उसकी एजम्पशन थी वो क्या हो गई, वेस्ट हो गई, टाइम सारा खत्म हो गया। एंड ही इज कंफ्यूज, और वो कंफ्यूज है। अब ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट में अगर इस तरह समझाऊं आप बच्चों को, फॉर एग्जाम्पल आप मैथ का कोई क्वेश्चन है, अब एक बच्ची है वो खुद कर रही है, उसने सारा खुद किया है हल, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि एंड पे आंसर गलत आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। आपने फटाफट बैक दोबारा चेक किया कि मैंने तो सही फॉर्मूला लगाया था, लेकिन करते करते आपको तीसरे या चौथे स्टेप पर नजर आया कि ओ यहाँ पे कैलकुलेशन मेरी गलत हुई थी। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अपसेट नहीं होंगे, बल्कि फौरी तौर पर अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हाँ मुझे समझ आ गई, ठीक है मैं यहाँ से ठीक करूंगी तो मेरा आंसर ठीक आ जाएगा। लेकिन एक दूसरी बच्ची आपकी फ्रेंड है, वो पास बैठ के ना सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट कर रही थी, वो खुद नहीं कर रही थी, उसे आता नहीं था, वो जैसे जैसे आप करते जा रहे थे ना वही सारा खुद कर रही थी। अगर एंड पे जाहिर आंसर तो उसका भी गलत है। अब उसको अगर आप कहें कि बताओ कहाँ पे मिस्टेक है, वो कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि उसे सिरे से पता ही नहीं है, उसने काम खुद किया ही नहीं, उसने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं। आपने एक प्रोसेस पूरा लर्न किया, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इंटेलिजेंट के साथ भी, डल के साथ भी, कि उससे गलती हो जाए, लेकिन उस गलती की करेक्शन सिर्फ वो बच्चा कर पाएगा, चाहे वो ब्रिलियंट है चाहे वो डल है, जिसने हार्ड वर्क किया था, जिसने पूरा अंडरस्टैंड करके उसका वो खुद करने की कोशिश की थी, एज इट इज नहीं उसको क्रैम किया था, मतलब दूसरे से नहीं देख के किया था। तो इस लिहाज से वो पर्सन जो है, जो ये कहता है कि जो मेरा फ्रेंड है ना
वो इतना ब्लाइंडली फॉलो करता है अपनी चीजों को कि बाद में कंफ्यूज हो जाता है। वियर एज द अदर टाइप ऑफ पर्सन, जबकि एक दूसरी टाइप का पर्सन जिसमें कोई कहता है कि मैं खुद हूँ, सीज लाइफ इन ब्रोकन इमेजेस, कहता है मेरे इमेजेस जो है ना वो हमेशा ब्रोकन शैटर्ड होते हैं, मुझे जल्दी जल्दी चीजें समझ नहीं आती हैं। एंड ही डज नॉट ट्रस्ट देम, और लेकिन मेरी हैबिट है कि मैं ब्लाइंडली उनको ट्रस्ट नहीं करता, बिलीव नहीं करता, बल्कि मैं क्या करता हूँ, he questions everything and when the facts fail him he is not confused। वो अपनी तरफ से खुद एफर्ट करता है, क्वेश्चन करता है, इंक्वायरी करता है, लेकिन अगर उसका रिजल्ट ठीक ना आए, फैक्ट्स फेल हो जाए, तो कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि बैक एक ही नजर डालने पे सबको पता चल जाता है कि मैंने मिस्टेक कहाँ पे की है। और जब उसे मिस्टेक पता चल जाती है तो फिर क्या होता है, ही अप्रिशिएट्स हिज सेंसेस। वो जो उसकी मिस्टेक है उसके मुताबिक उसकी सेंसेस मतलब इंटेलिजेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेती है कि प्रॉब्लम कहाँ पे था, एंड डेवलप्स अ न्यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम हिज फेलियर। वो अपनी फेलियर से डिसहार्ट नहीं होता, बल्कि उससे न्यू अंडरस्टैंडिंग लेता है कि अच्छा अगली दफा मैंने इस स्टेप पे भी मिस्टेक नहीं करी। So life should not be, जो इससे क्या वो conclusion निकाले, so life should not be taken at its face value because our inquisitive nature helps us to grow and find new meanings in different realities of life। इसलिए हमें एज इट इज चीजों को करने की जरूरत नहीं होती, हमें चीजों को अपनी पर्सनल एफर्ट के साथ वर्किंग करने की जरूरत होती है, ताकि कोई ड्रॉबैक आए तो हमें उसमें रिकवरी का चांस मिले। As life is 10%, what happens to you? And 90%, how you react to it? क्योंकि लाइफ अपने अपेरेंट फेस वैल्यू से जज नहीं की जा सकती जब तक उसके कंटेंट को जज ना किया जाए। सो क्लास आज के लेक्चर के लिए हमारे पास बस ये इतना ही टास्क था।